जोरदार तालियां। मंच पर उपस्थित पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी, पूज्य भगवत वत्सल स्वामी जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर हर्षद भाई पटेल, विधायक श्री अरविंद भाई पटेल, विधानसभा के संयोजक श्री वाई के पटेल, विधानसभा के प्रभारी श्री विपिन भाई पटेल, चुनाव इंचार्ज श्री डीवी पटेल, पार्षद दशरथ पटेल जी, विरल व्यास जी, श्रीमती गीताबेन, भावनाबेन, विधानसभा के प्रवासी राकेश तिवारी जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, गुजरात का ये विधानसभा चुनाव ये कौन जीतने वाला है ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि पूरे लोगों में ये विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जीत होने वाली है। ये बहुत स्पष्ट है। वैसे इस देश के इतिहास में 1947 से लेकर आज तक का जो समय है ये करीब 75 साल का इतिहास है, और इस 75 साल के इतिहास में करीब 65 साल से ज़्यादा इस देश में राज्य करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है। 1947 में जब हमें स्वाधीनता मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा जी बनी। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी बने। जनता पार्टी का बहुत थोड़ा सा समय छोड़ दिया जाए तो पहली बार देश के इतिहास में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अगर कोई आया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का है। और 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। पर इस देश के सामाजिक आर्थिक विकास की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सब कुछ होने के बाद प्रगति और विकास के दृष्टि से 65 साल कांग्रेस को मिलने के बाद में भी हमारे देश का विकास नहीं हुआ। गांव में जाने के लिए रोड नहीं थे, पीने के लिए पानी नहीं था, स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। अस्पतालों की हालत भी ऐसी थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग है तो पेशेंट नहीं, और पेशेंट जाता जब सोचता था कि कौन मरने के लिए जाए। ना शिक्षा की सुविधा थी, ना स्वास्थ्य की सुविधा थी। किसान आत्महत्या कर रहे थे। देश में पानी की कमी नहीं थी। देश में बिजली तैयार हो सकती थी। पर आप सब देखिए रोड कैसे बने थे। हमारे देश में गांव में जाने के लिए रोड नहीं थे। और विशेष रूप से मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने हैं तब मैं महाराष्ट्र में रोड का मंत्री था, और उस समय मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाए, और वो जो समुद्र में आप वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट देखते वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और इसके साथ मैंने मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे भी बनाया था। तो अटल जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि हमारे देश में गाँव में रोड नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले बार ये काम होना आवश्यक है और तुम ये काम करो। और मेरे अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त हुई थी, और मैंने 3 महीने में उनको रिपोर्ट दिया, और पहली बार देश के इतिहास में गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना की शुरुआत हुई। जब से योजना पर मैं अध्ययन कर रहा था तो ये बात कभी ध्यान में नहीं आई कि इतने दिन कांग्रेस के नेताओं के ध्यान में ये क्यों नहीं आया कि गांव को रोड बनानी चाहिए।
केवल गांव को रोड बनाने से इस देश के जीडीपी में 1,10,000 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। गांव के कृषि के जो माल है वो शहर में बेचने के लिए आ सकता है, बच्चे स्कूल में जा सकते हैं, गांव को समृद्धता और संपन्नता मिल सकती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये 75 साल में जो 65 साल का कांग्रेस का इतिहास था, वो रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, इन तीनों ने हमारा देश धनवान होने के बाद गरीबी और भूखमरी और बेरोजगारी देश पर थोपी और पहली बार भारतीय जनता पार्टी में सत्ता आने के बाद देश में भविष्य बदलने लगा। आज हमारा देश दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनने की प्रक्रिया में है। मोदी जी कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा और पहली बार देश में एक ऐसा वातावरण है कि हम दुनिया की महाशक्ति बन सकते हैं। मैं अक्सर दो बातें लगातार याद रखता हूं कि नॉलेज ये सबसे बड़ी पावर है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, हम उसको नॉलेज कहते हैं और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। मैं गुजरात में आया हूं, जब जब दुनिया में कोई भी देश में जाते हैं तो पहले गुजरात ही मिलते हैं। अमेरिका में होटल और मोटल के मालिक सब पटेल हैं, यही क्या है। वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो हिंदुस्तान के हैं। अमेरिका और यूके में अच्छे डॉक्टर अगर कहीं के हैं तो भारत के हैं। हमारा देश दुनिया में ऐसा देश है कि सबसे ज्यादा ट्रेन इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे देश में है और इसलिए हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। पर विश्व गुरु बनाने के लिए देश में सही नीति चाहिए। सही नीति के बिना देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब गांधी जी हमारे स्वाधीनता के पहले कहते थे कि हमारे देश को राम राज्य बनाना है, उस समय 85% आबादी हमारी गांवों में रहती थी और जब 47 के बाद कांग्रेस का शासन आया तो 30% आबादी गांवों को छोड़कर शहर की तरफ चली गई। क्यों गए लोग? क्योंकि गांव में रोजगार नहीं था, गांव में अच्छा पानी नहीं मिल रहा था, गांव में अच्छे दवाखाने नहीं थे, गांव में अच्छी स्कूल नहीं थी, गांव में जवान बेटों के हाथों को काम नहीं था। हमारी नीतियां ऐसी थी जो अर्बन सेंट्रिक बनी, जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित इस देश को निर्माण करने की बात गांधी जी कहते रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते रहे। पर जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इकोनॉमिक मॉडल दिया था वो मॉडल गांव, गरीब और मजदूर किसान का कल्याण करने वाला नहीं था और उसी का परिणाम ये हुआ कि 30% आबादी शहरों की तरफ आ गई और शहरों में झुग्गी झोपड़ी बढ़ गई। हम पहली बार गांवों को समृद्ध और संपन्न बनाने की बात कर रहे हैं। हम पहली बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं रहे, वो ऊर्जादाता बने। हमने इथेनॉल लाया, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी लाया, इलेक्ट्रिक लाई। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल, डीजल और गैस इंपोर्ट होता है और आज हमारे देश में इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई। अभी फ्लेक्स इंजन पर किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी आई। अब अगले दिसंबर में पूरे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां ये गाड़ी, स्कूटर, ऑटो रिक्शा ला रही है। अब पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर हमारी गाड़ियां चलेगी, हमारा इंपोर्ट बचेगा, हमारा प्रदूषण कम होगा और गांव समृद्ध और संपन्न बनेंगे। ये जो 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट हो रहा है, इसमें से 6 लाख करोड़ अगर गांव में जाएंगे और गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा तो लोग क्यों गांव में आएंगे? अमूल का प्रयोग गुजरात में हुआ। कितनी बड़ी बनासकांठा एक जगह की डेयरी है जो 75 लाख लीटर दूध तैयार करती है। ये जो परिवर्तन है ये सही नीतियों के कारण हुआ।
गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण कैसे हो, ये विचार करने वाली सरकार चाहिए। हमें केवल राज बदलना नहीं है, राज्य की तस्वीर बदलनी है। और ये तस्वीर अगर बदलनी होगी तो सही नीतियों के साथ चलना होगा। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी केवल दूर करने की बात करने से नहीं होती। इंदिरा जी को याद करिए, उनने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर सोनिया जी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। और राहुल गांधी भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। किसकी गरीबी दूर हुई? मुसलमानों की गरीबी दूर हुई, दलितों की गरीबी दूर हुई, किसानों की गरीबी दूर हुई? किसी की गरीबी दूर नहीं हुई कांग्रेस के राज में। हाँ, गरीबी दूर हुई कांग्रेस के राज में, वो केवल कांग्रेस के नेताओं की, चेले चपाटों की और चमचों की गरीबी थी। और यही कारण है कि देश में सब कुछ होने के बाद देश आगे नहीं गया। आज देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। गुजरात एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बना। मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में 4 चांद लग गए। और आज दिल्ली में हमारी सरकार पूरे हिंदुस्तान को एक विश्व गुरु ताकत की बनाने के लिए कोशिश कर रही है। और जिस तेजी से परिस्थिति बदल रही है, तो दुनिया के लोग भी अब हिंदुस्तान का लोहा मानने लगे हैं। और इसलिए देश की जरूरत है विकास की राजनीति की, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की, जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित आर्थिक नीति की। और यही नीतियां अपनाकर हम देश को समृद्ध, संपन्न बनाना चाहते हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। और यही आप देख रहे हैं कि देश बदल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ। हमने दिल्ली से मेरठ एक हाईवे बनाया, 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में पहुंच रहा है। अभी दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई, गुजरात से 1 लाख करोड़ का हाईवे बना रहे, केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा। मैं गुजरात में ही बहुत हाईवे बना रहा हूं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने हाईवे बन सकते हैं। सरदार सरोवर पूरा हुआ। जब सरदार सरोवर पूरा हुआ तब मोदी जी के साथ मैं भी उस कार्यक्रम में था। मैं उस समय वाटर रिसोर्सेस मंत्री था। आज गुजरात में पानी आया, पानी समुद्र में जा रहा था, वो पानी रोका गया। वो पानी आज गुजरात की भूमि में सिंचन करके गुजरात के किसानों की गरीबी और भूखमरी को दूर करने का काम नर्मदा के पानी ने किया। ये पानी से कितना चमत्कार हुआ आप देख रहे हैं। अभी मैं रिवर फ्रंट से ही आ रहा था। सही नीतियां होगी, सही नेतृत्व होगा तो देश की तस्वीर बदल सकती है, राज्य की तस्वीर बदल सकती है। और ये तस्वीर, बदलती हुई तस्वीरें हमारी पूंजी है। और हमने यही कहा है कि समाज के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन पर हम काम करते हैं, वो अंत्योदय का विचार है। वो विचार यही है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। जिस दिन इस दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, यही हम समझेंगे। आज मंच पर हमारे स्वामी जी उपस्थित हैं। मुझे याद है हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज बहुत प्रसिद्ध थे। वो कहते थे, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो दुखी है, शोषित है, पीड़ित है, उनकी सेवा करने वाला जो है वही सही साधु है और उनकी सेवा करना ही सही धर्म है। ये क्या गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती? हो सकती है। मुझे याद है मैं 8 साल से मंत्री हूँ। मुझे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा कि आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया, तो मैंने कहा कि जब मैं मंत्री बना तो 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करता था, साइकिल रिक्शा चलाता था। कुछ तो ऐसे लोग थे जो बंगाल में, आसाम में थे, आदमी अपने कंधे पे रिक्शा रख के वो आदमी को ढोने का काम करता था।
हमने उस समय मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई, ई कार लाई। अब पूरे गरीबों को जिनका मानवीय शोषण हो रहा था उनको मुक्ति मिली। अब आदमी को आदमी ढोने की प्रथा खत्म हो गई, ई रिक्शा और ई कार शुरू हो गया। ये 1 करोड़ लोग मानवीय गुलामगिरी से मुक्त हुए। यही सबसे अच्छा काम होगा। सब कुछ बदल सकता है और बदलने की चाबी आपके हाथ में है। और जब लोगों को पता है, कुछ लोगों की जब काम के ऊपर हम जीत नहीं सकते, तो जातीयवाद का, सांप्रदायिकता का डर पैदा कर करके जहर घोल घोल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। जब कन्विंस करने में असफल हो जाते हैं तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। डर पैदा किया जाता है, मुसलमानों के मन में डर पैदा किया जा रहा है। देखो कि भाजपा मोदी आ जाएंगे, आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मोहर लगाओ। यही भाषण होते हैं। आप बताइए कि हमने इतने साल में काम किया, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर बांटे, कोई डिस्क्रिमिनेशन किया? हिंदू मुसलमान दलित कुछ किया? सबको दिया। जो गरीब है गरीब को दिया। आयुष्य योजना बनाई, कोई फर्क किया? प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, कोई फर्क किया? कितनी योजना है। बैंकों में अकाउंट खोले, सबके खोले। जात पंथ धर्म के आधार पर हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास, यही सूत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। जिस भाव में हिंदू को पेट्रोल मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। जिस भाव में हिंदू को गैस सिलेंडर मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। और इसलिए हमने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, सेक्स के आधार पर कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और हम यही चाहते हैं कि सबका विकास हो, देश का विकास हो। हिंदुस्तान की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम विस्तारवादी देश नहीं है। हमारे बाजू में एक देश है, उसके बारे में उसके आजू बाजू के लोगों के मन में विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि कब हमारी भूमि ले लेगा। पर हिंदुस्तान के बारे में हमारे पड़ोसी के मन में यह भाव नहीं है कि हिंदुस्तान कभी हमारी भूमि छीन सकता है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हम सही में हम सभी के लिए हमारा जो दृष्टिकोण है बड़ा पॉजिटिव और सापेक्ष है। मुझे याद है हमारे विवेकानंद जी का अमेरिका में जब भाषण हुआ था शिकागो में, तो उनके भाषण में उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं आपके पास यह कहने के लिए आया हूं कि आप जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, वो श्रेष्ठ है। हमारे संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। अगर हमने किसी भी भगवान पर नमस्कार किया तो अंतिम वो जो धर्म, जिस भगवान पर तुम्हारा विश्वास है, उसी को पहुंचता है। और इसलिए हम सहिष्णु है, सर्व समावेशक है। आए हुए लोगों को हमने समाया है। हमारे यहाँ ईरान से पारसी आए, गुजरात में आए, क्या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ? उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ? एक बात जरूर है कि हमारे देश में हमने सबके साथ न्याय किया। हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत में देखो, कोई हिंदू राजाओं ने मस्जिद तोड़ी होगी ऐसा इतिहास नहीं है। हमने यही छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में सीखा है कि कभी महिलाओं पर अन्याय अत्याचार नहीं किए, किसी धर्म के पूजा स्थानों पर ध्वस्त नहीं किया। पर यही बाकी इतिहास को देखिए। हम उदारवादी है, हम सहिष्णु है, सर्व समावेशक है, पर इसका मतलब हम दुर्बल नहीं होना चाहिए। सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांतता और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें सबल इसलिए बनना है कि हमको दुर्बलों का रक्षण करना है, धर्म का रक्षण करना है, न्याय की बाजू लेनी है, इसलिए हमें सबल बनना है। और इसलिए हम विस्तारवादी नहीं है। अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा में हम देश की एकता, अखंडता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देश की एकता और अखंडता को आह्वान करने वाले लोगों को ठोके बिना नहीं रहेंगे। और उसके साथ साथ कानून और व्यवस्था के साथ सबके साथ समान न्याय भी करेंगे। जो संविधान में लिखा है
उसी का अनुकरण करते हुए हमारा राज्य आगे जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, जो हमारा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है, जुडिशरी, मीडिया, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग, सब में गुणात्मक परिवर्तन करके हमारा लोकतंत्र ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है चुनाव है। और इस चुनाव में ये भविष्य कोई उम्मीदवार का भविष्य तय होने वाला नहीं है, ये तो भविष्य तय होने वाला है गुजरात की जनता का। अगर सही सरकार होगी, सही नेतृत्व होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी सब समस्याओं को सुलझाया जाएगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 15 साल में गुजरात में जो काम किया वो आपने देखा है, जो परिवर्तन हुआ है वो आपने देखा है, जो काम हुआ है उसका अनुभव आप सबने किया है। और उसी के आधार पर इस बार फिर से एक बार आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी मेजॉरिटी मिलेगी, इसके बारे में मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं आपको ये कहने के लिए केवल नहीं आया हूं कि डॉक्टर हर्षद भाई को जिताओ, मैं आपके पास ये कहने के लिए आया हूं कि उनको ऐसे जिताओ कि बाकी सब उम्मीदवारों की जमानत जब्त करके उनको जिताओ, हिस्टोरिकल जीत उनको दो, ऐतिहासिक विजय उनको दो। ये प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आप सब सुशिक्षित है, समझते हैं, जो काम हुआ वो देखते हैं, वो अनुभव करते हैं, नीतियां कौन सी है उसको समझते हैं, और नेतृत्व के कसौटी पर कौन सही और कौन गलत है ये भी समझते हैं। अब लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के कारण, आपकी पॉजिटिविटी के कारण, आपके सपोर्ट के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण गुजरात की तस्वीर केवल बदल नहीं रही है, तो हिंदुस्तान की भी तस्वीर बदल रही है, वो आपके कारण है। और इसलिए मैं आप सबको यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि ये ऐतिहासिक जीत जो मिलने वाली है उसमें आप सबके सहयोग से, अरविंद भाई के नेतृत्व में यहाँ से विधानसभा से उनको बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जिताइए, उनको सेवा करने का मौका दीजिए। निश्चित रूप से वो आपकी आशा, अपेक्षा और आकांक्षा पूरी करेंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। मुझे भी आज दिल्ली वापस जाना और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर मैं आज गुजरात के इस सभा में 2 बार मेरा कार्यक्रम कैंसिल हुआ, तो आज मैंने तय किया कि किसी भी हालत में मैं अपना दौरा पूरा करूंगा, आपका दर्शन लूंगा। आपका दर्शन लेने का मुझे सौभाग्य मिला, परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद मिला। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को आपके आशीर्वाद दीजिए, यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।